आखिरकार तभी 7 साल के बाद इस नतीजे पर पहुंचा कि वह क्यों किस वजह से अपने देश अपने वतन की सजा सहता रहा। इसलिए वह अपनी इस खुदगर्जी का हिसाब चुकाने और अपने जीवन के इस बवाल को हमेशा के लिए खत्म करने के इरादे से हिंदुस्तान अपने घर वापस लौट आया था। उसकी वापसी पर सबके दिलों में एक उम्मीद ने जगह बनाई थी कि अब उसकी और इशिता की शादी सच में अपना मुकाम पाएगी। वीर साहब और जानकी देवी के साथ इशिता तो शुरू से ही तविश के ख्यालों को जानती थी, मगर फिर तविश के हिंदुस्तान से चले जाने और बिना कुछ स्पष्ट किए सारी बात अधूरी छोड़ देने के बाद जब हकीकत सबको पता चली तो बाकी लोग भी बखूबी समझने लगे थे कि तविश को इशिता के पवित्र रिश्ते में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अगर होती तो वह इशिता से जरूर बात करता, उसका हाल चाल लेता और 7 सालों की दूरी को यूं खामोशी से न बढ़ने देता। तबीश जो अपने घर वालों की तरफ से हर तरह की उम्मीद किए वापस आया था, मगर जब सबने बिना कोई शिकायत किए उसका बड़े धूमधाम से स्वागत किया तो उसका भीतर का बुखार और बेचैनी बिना दिल को सुकून दिए उसे एक अजीब सी लापरवाह खामोशी में डुबोने लगी। अपना घर अपने करीबी लोग के बीच आकर तविश को कुछ तसल्ली जरूर हुई थी। घर में सीता के बड़े भाई की शादियां हो चुकी थी और दोनों की तरफ एक एक बच्चा भी था जो अब हर तरफ घर में रौनक लगाए रखते थे। उनकी हंसी से आंगन गूंजता रहता था। तब इसको घर आए 2 दिन हो चुके थे और इन 2 दिनों में उसने मन ही मन अपनी पत्नी को हर तरफ ढूंढा था। वह मोटी चुड़ैल शायद अब और मोटी हो गई होगी, इसलिए सामने नहीं आ रही, उसने कटाक्ष भरे अंदाज में सोचा। लेकिन जैसे ही सीता का 7 साल पुराना चेहरा उसके दिमाग के पर्दों पर लहराया तो उसके मुंह के टेढ़े मेढ़े भाव खुद ही बिगड़ गए और वो बड़बड़ाया, मानो अपने ही शब्दों से चुप गया हो। तभी जिस मकसद के लिए वापस आया था उसे पूरा करने के लिए उसने बहुत सोच समझकर अपनी दादी कमला देवी का ही चुनाव किया था, क्योंकि वही थी जो उसकी बात समझ जाया करती थी। वह उनके सामने सारी बात रखना चाहता था और इशिता को डिवोर्स देने का फैसला भी सुना देना चाहता था, क्योंकि वह इस तरह इशिता को हमेशा अपने नाम के साथ बांधकर नहीं रख सकता था। वो पूरे होशो हवास में इशिता को अपने नाम से आज़ाद कर देना चाहता था, ताकि वह भी अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर सके। दादी, मैं यहाँ सिर्फ 1 महीने के लिए आया हूँ और आपको सच्चाई बता दूँ कि अब इशिता को डिवोर्स देकर ही वापस जाऊंगा। तभी इसके मुंह से निकले इन शब्दों पर कमला देवी आश्चर्य से उसका चेहरा देखती रह गई थी। उनकी आंखों में अविश्वास साफ झलक रहा था। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती, एक नाजुक खूबसूरत हसीन लड़की बोलते हुए कमरे में दाखिल हुई। दादी, प्लीज परमिशन दे दीजिए ना, वहाँ सारी लड़कियां होंगी, वे लड़की दादी से कह रही थी। और दादी के अलावा कमरे में मौजूद दूसरे व्यक्ति से वह या तो बिल्कुल अनजान थी या फिर पता ही नहीं अनजान बनने का ड्रामा कर रही थी। जबकि तवीज़ की निगाहें उसी पर ठहर गई थी, क्योंकि वह कोई और नहीं इशिता ही थी, जो अब पहले वाली चुप रहने वाली लड़की नहीं थी, बल्कि अपने आत्मविश्वास की चमक के साथ उसके सामने खड़ी थी, जैसे उसे ये एहसास दिलाने आई हो कि 7 साल की खामोशी ने उसे कमज़ोर नहीं बल्कि और मजबूत बना दिया है। तवीज़ एकटक उसे देखे जा रहा था, क्योंकि बदलते वक्त के साथ उसका जिस्म और चेहरा एक अलग ही खूबसूरती में ढल चुका था। वह पहले से बिल्कुल अलग दिखाई दे रही थी। ये लड़की कौन थी दादी? उस लड़की के कमरे से जाते ही तविश ने कमला देवी से बात करते हुए उसके बारे में पूछना शुरू किया। वह इस बात से अनजान था कि जिस मोटी इशिता से वह नफरत करता था, वही नाजुक खूबसूरत दुबली पतली हसीना बनकर उसके सामने खड़ी थी, जो बीते सालों में खुद में बहुत बदलाव ला चुकी थी और जिसने तविश को ऐसे इग्नोर किया जैसे वह इस कमरे में मौजूद ही ना हो। तुम भी नहीं पहचान पाए ना? खैर, पहचान तो अब हम भी नहीं पाए। ये हमारी वही इशिता है जो चुलबुली सी हर वक्त चहकती रहा करती थी, मगर जब से तुम्हारे दादा धर्मपाल और तुम गए, वह इशिता तो कहीं खो गई है। कमला देवी खोए हुए अंदाज में बोली तो तभी इसको गहरा धक्का लगा। उसके सामने इशिता का पुराना चेहरा लहराया, फिर अभी अभी दिखा वह बदला हुआ निखरा हुआ चेहरा। वह हैरान ही रह गया। दादी, मैं आपके पास आता हूँ। तविश अपनी पुरानी बातों को फिलहाल भूलकर जल्दी से दादी के कमरे से निकल गया, जबकि कमला देवी परेशानी से उसकी पीठ को जाता हुआ तकती रह गई, क्योंकि इशिता को डिवोर्स देने के शब्द उनके दिल में टीस बनकर रह गए थे। इशिता कमरे से निकलकर आगे बढ़ी ही थी कि तविश ने तेजी से उसके सामने आकर उसका रास्ता रोक लिया, तो इशिता के माथे पर बल पड़ गए। लगता है वक्त के साथ पति का सम्मान करने की तमीज भी भूल गई हो।
तबीस कहना तो बहुत कुछ चाहता था, पर आवाज में अजीब सी कसक थी। आज उसकी नजरें बड़े अधिकार से उसके चेहरे पर घूम रही थी और उन नजरों की तपिश इशिता को बुरी तरह झुलसा रही थी। यही समझ लीजिए, इशिता ने ठंडे स्वर में जवाब दिया और साथ ही एक तरफ होकर वहां से निकल जाना बेहतर समझा। मुझे तो बहुत बुरा लगता है कोई सम्मान करना ही भूल जाए, मगर खुद से बड़ों की इज्जत देने की अकल कहीं खो गई है क्या? तभी से उसके मुंह से निकले कुछ शब्द ही पकड़ पाया था, जिससे उसका मूड और बिगड़ गया। मैं अजनबियों के साथ ऐसा ही तकलीफ भरा व्यवहार रखती हूँ। अब आप रास्ते से हटिए, मुझे अजनबी लोगों से ज्यादा बात करना भी पसंद नहीं। इशिता बड़े ठोस और आश्चर्य भरे अंदाज में उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, तो एक पल को तविश को सच में अपने सामने खड़ी इशिता अजनबी ही लगी। वक्त के साथ दिमागी कमजोरी में पड़ गई हो क्या, जो हमारे बीच मौजूद रिश्ता भूल गई हो क्या? तभी इसने सावधानी से अपने और उसके रिश्ते की याद दिलाई, तो जवाब में इशिता के होठों पर बस गुस्से भरी मुस्कान उभरी। बिल्कुल नहीं भूली, सब अच्छे से याद है, अपनी बेइज्जती भी और उस खास रिश्ते की आपकी बेरुखी भी। मगर अब मुझे लग रहा है कि आप सब भूल गए हो, तो फिक्र मत कीजिए, मैं सब याद दिला दूंगी और फिर बहुत जल्द इस नाम से छुटकारा भी पालूंगी। सीता हर एक सब चबाकर गुस्से से नाक सिकुड़ते हुए तबिस को वही खामोश छोड़कर चली गई। तबिस कुछ देर के लिए वहीं जड़ होकर खड़ा रह गया। आज इशिता के शब्द, उसका हर अंदाज उसे बेहद हैरानी में डाल रहा था। वह जिस इशिता को जानता था वह ये नहीं थी, और उसके बाद जब भी दोनों का आमना सामना होता, इशिता तविश के कुछ बोलने से पहले ही उसके सामने से हट जाया करती थी, जैसे वह सचमुच उसके लिए एक अजनबी बन चुकी हो। अगर तविश कुछ कहता भी तो इशिता उसे अनसुना करके आगे बढ़ जाती, और इसी अनदेखी ने उसके भीतर एक अजीब सी खालीपन भर दी थी। रात के खाने के वक्त भूख ना होने की वजह से उसने कुछ नहीं खाया था, मगर अब जब रात के 2 बजे सन्नाटा गहरा हो चुका था तो उसे बहुत तेज भूख लगी। इसलिए वह चुपचाप किचन में चला आया। फ्रिज में रखा खाना उसे पसंद नहीं आया, तो वह खुद ही कुछ हल्का फुल्का बनाने की तैयारी करने लगा। गैस जलाई, पैन रखा और चुपचाप सब्जियां काटते हुए अपने ख्यालों में उलझा रहा। जैसे ही उसने अपना खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर रखा और बैठकर खाने लगा, तभी सीता भी पानी लेने किचन में चली आई। तभी इसको वहां पहले से बैठा देख उसके कदम एक पल को रुक गए, मगर फिर उसने कंधे झटकते हुए फ्रिज की तरफ कदम बढ़ाए, पानी की बोतल निकाली और पलटने लगी। इस सीता जो मैं खा रहा हूँ उसमें मुझे जरा सा कंपनी दे दो। तभी इसका अंदाजा ऐसा था जैसे दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो, जैसे कोई दरार ही ना हो। मैं अपने वक्त का खाना खा चुकी हूँ, सीता ने गंभीरता से जवाब दिया था और किचन से निकलने लगी। तो तभी इसने फिर से आवाज दी, इशिता बेशक मत खाओ, मगर थोड़ी देर यहाँ बैठ तो सकती हो ना? उसकी आवाज में थकान, अकेलापन साफ झलक रहा था। दिमागी उलझनों ने उसे भीतर तक थका दिया था। इशिता उसके शब्दों पर एक पल को ठिठकी, तो तविश को उम्मीद बंधी, मगर अगले ही पल वो बिना पलटे चली गई और तविश का चेहरा बुझ गया। उसका दिल खाने से भी भर गया और वह चम्मच को प्लेट में इधर उधर घुमाने लगा। तभी उसके कानों में माँ की आवाज पड़ी, तो वह चौंक गया। कोशिश जारी रखो बेटा, क्या पता कब माफी मिल जाए, कब पत्थर दिल पहले की तरह नरम पड़ जाए, क्योंकि इस नरम दिल को पत्थर बनाने वाले भी तुम ही थे। जानकी देवी की बातों पर तविश ने अनजानेपन से उनकी तरफ देखा। उसे एक पल को लगा, क्या इशिता ने उन्हें कुछ बताया था? तुम जाते वक्त जो कुछ इशिता को बोलकर गए थे, जिस तरह उसकी बेइज्जती की थी, मैंने अपने कानों से सुना था, और उसके बाद अगर इशिता तुमसे अलग रहने का फैसला करती तो मुझे हैरानी नहीं होती, मगर दुख जरूर होता, क्योंकि मैंने उसे हमेशा अपनी बहू के रूप में देखा है। जानकी देवी तबीस के तरफ देखे बिना बोलते हुए कुर्सी पर टिक गई, तो तबीस अपनी जगह से उठकर उनके पास आया, घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया और अपना सिर उनकी गोद में रख दिया। माँ, मैं अब अलग नहीं होना चाहता, और वो मेरी खुदगर्जी ना समझे कि वो मोटी से पतली हो गई है तो मेरा इरादा बदला है, मगर ये पूरा सच नहीं है। ये कनाडा में बीते 7 साल मेरे दिमाग और हिसाब पर सवार रही है, और जब आज सामने आई तो ऐसा लगा जैसे मेरे दिल का कोई खोया हुआ हिस्सा वापस मिल गया हो। मुझे उसे मनाना है माँ। तभी धीरे धीरे अपने दिल की सच्चाई समझने लगा था और अपनी माँ को अपना हाल सुना रहा था। जानकी देवी के आंखों में आंसू जमा हो गए। बस खुद को थोड़ा मजबूत कर लो, इशिता के टूटे हुए दिल को जोड़ने में वक्त लगेगा। तुम्हारा ध्यान, तुम्हारी उसके आसपास मौजूदगी ही उसे तुम्हें स्वीकार करने में मददगार साबित होगी। जानकी देवी ने उसके बालों में हाथ फेरते हुए उसे समझाया,
और साथ ही मन भगवान से प्रार्थना की उनके बेटे की दिली इच्छाएं पूरी हो जाए। इशिता आंगन में बैठी अपने भाई के बेटे के साथ खेलते हुए हंस रही थी। जब तविश भी उसी सोफे पर कुछ दूरी बनाकर आ बैठा, इशिता ने रोज की तरह अपने भतीजे को बाहों में भरकर उठाना चाहा, लेकिन तभी बच्चे की नजर तविश पर पड़ी और वह उसकी तरफ जाने को मचल उठा। अपनी तोतली आवाज में अंकल कहते हुए वह इशिता की बाहों से झुककर तविश की तरफ बढ़ा, तो उसके गिरने के डर से इशिता को मजबूरन तविश के करीब होना पड़ा। तविश ने खुशी दिल होकर हंसते हुए बच्चे को तो थामा ही, साथ ही दिल के हाथों मजबूर होकर इशिता का हाथ भी पकड़ लिया, जिससे इशिता के होंठ भींच गए। हाथ छोड़िए मेरा। इशिता ने आनाकानी में उन सभी उलझी हुई समस्याओं का हल तलाश कर चुकी हूँ और हर रास्ते का नतीजा सिर्फ और सिर्फ अलग होना ही है। इशिता ने बोलते हुए जैसे ही आसपास नजर दौड़ाई, तो उसे अपना बड़ा भाई वहां से पलटते हुए दिखाई दिया। वह आश्चर्य से उन दोनों को एक साथ देखकर जानबूझकर ठहर गया था। तब इसने भी उसकी नजरों की तपिश को महसूस करते हुए उधर देखा और फिर धीमे स्वर में बोला, भाई को बुलाने की जरूरत नहीं, वह भी यही चाहते हैं कि हम आपस में बात करें। इशिता का भाई पुकारने के लिए मुंह खोल ही रहा था कि तविश के शब्दों ने उसे रोक दिया, मगर इशिता ने गुस्से से अपने होंठ भींच लिए। बच्चे की मौजूदगी की वजह से वह ज्यादा ऊंची आवाज में बात भी ना कर सकी थी। भाई इन बातों से अनजान है जो आपकी जुबान से मेरे लिए निकली थी। अगर उन्हें ये सब बता दूं, तो यही मेरे भाई आपको मुझसे 100 फीट दूरी पर भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इशिता के होठों पर अपने भाई के लिए मान और इज्जत साफ झलक रही थी, जबकि उसके शब्दों पर तविश को अपनी ही इज्जत याद आ गई और वह शर्मिंदा होकर नजरें झुका गया। आज सच में उसके पास अपनी सफाई के लिए शब्द नहीं थे। मैं जो अपने दादा धर्मपाल को खोने के बाद उन्हें याद करते करते जज्बाती हो गई थी और उन जज्बातों में आंसू बहाते हुए आपको अपना समझ बैठी थी। आपके कंधे पर सहारा लिया था, मगर जिस तरह आपने मुझे झटक दिया था, उस पल खुद को किसी अछूत इंसान की तरह महसूस किया था। सीता ने पिछला हिसाब किताब खोल दिया, तो तविश अपने होठों को काटने लगा। उसे कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। दादा को खोने के बाद किसी और अपने और करीब इंसान को खोने का एहसास दिल को कचोटने लगा, तो मैंने सोचा कि मैं आपसे विनती करके आपको रोक लूंगी। सब घर वाले पहले ही गम में डूबे हुए थे, यूं आपका जाना सबको तोड़ गया। मगर उस दिन मेरी इज्जत को पैरों तले रोंद गया, मेरे प्यार को इतना गलत आंका गया कि मुझे लगा मेरी सांसें ही बंद हो जाएगी। सीता बिना तविश को कोई सवाल किए खुद ही अपनी आप बीती दोहरा रही थी, और तभी 7 साल पहले अपनी जुबान से निकले शब्दों की तकलीफ आज भी उसके शब्दों में महसूस हो रहा था। शर्मिंदगी से उसका सिर झुक गया था, वह जैसे भीतर की गहराइयों में धंसता जा रहा था। अपनी सफाई में कहने के लिए जो कुछ भी सोच रखा था, वह सब कहीं गुम हो गया था। तब इसके चेहरे का सीधापन अपने हाथ पर उसकी पकड़ को कमजोर पड़ते देख इशिता ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और उसके पास से उठ गई। इस बार तविश ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। उसके बाद तविश ने इशिता का सामना करना ही छोड़ दिया, क्योंकि उसे इशिता की इल्जाम लगाती आंखों में देखना मुश्किल लगने लगा था। वह हर बात को बीते हुए कल का नाम देकर भूलना चाहता था, मगर ये नहीं समझ पाया कि जिस पर गुजरी हो उसके लिए वक्त कभी भी मायने नहीं रखता। तभी इसने खुद को बिजनेस में बेहद बिजी कर लिया था, जैसे काम की भीड़ में अपने अपराबोध टूटे रिश्ते की सच्चाई को दबा देना चाहता हो। और उसके यूं पीछे हट जाने पर जानकी देवी ने अफसोस का इजहार किया था। उनका कहना था कि जब वो शब्दों की धार से जख्म देना जानता था, तो अब वक्त आने पर उन जख्मों पर मरहम रखने का हौसला भी उसमें होना चाहिए। उसी दिन बहुत ज्यादा सर दर्द होने की वजह से तभी शाम को ही घर लौट आया था, वरना उसकी वापसी तो अक्सर तब होती थी जब सब घर वाले सो चुके होते थे। गाड़ी से निकलते ही जैसे ही तविश आंगन में दाखिल हुआ, उसी वक्त होश हवास खोए आंखों में आंसू लिए सीता अपने भतीजे को गोद में उठाए उसके सामने आ खड़ी हुई। बच्चे के चेहरे से खून निकल रहा था, शायद वह कहीं गिरकर चोट खा चुका था। इससे पहले कि तविश कोई सवाल करता, इशिता घबराई आवाज में बोल पड़ी, तविश प्लीज मेरे साथ हॉस्पिटल चलो, उसका बहुत खून बह रहा है, प्लीज जल्दी करो। इशिता की आवाज में ऐसी घबराहट थी कि तविश अपना सर दर्द उसी पल भूल गया और तुरंत पलटकर गाड़ी की तरफ बढ़ा। इशिता ने घर में किसी को कुछ नहीं बताया, बस सामने तविश को देखते ही परेशानी में उसके साथ घर से निकल आई थी। हॉस्पिटल में बच्चे के जख्म की ड्रेसिंग हो रही थी।
तो इशिता अपने कांपते होंठ, भींचे चेहरा दूसरी तरफ मोड़कर खड़ी थी, जैसे हर बूंद के खून उसके दिल पर गिर रही हो। तभी ड्यूटी पर मौजूद नर्स ने कहा, अपने जज्बात संभालिए। अगर आप ऐसे रिएक्ट करेंगी तो बच्चा कैसे हिम्मत रखेगा। नर्स के शब्दों पर तविश ने चौंक कर इशिता को देखा और फिर गहरी सांस भरते हुए उसे अपने पास खींचकर सहारा दिया। इशिता को भी जैसे उस पल किसी सहारे की जरूरत थी और वह तविश से दूर नहीं हुई। लीजिए, आपका बेटा अब बिल्कुल ठीक है और अपनी माँ की तरह ये सिर्फ भावुक नहीं बल्कि बहादुर भी है, जो रोने के बजाय हंस रहा है। नर्स ने बच्चे को तविश की तरफ बढ़ाते हुए कहा। तो खुद को संभालती इशिता नर्स के शब्दों पर हल्का सा सिहर गई। कुछ तविश की नजदीकी और कुछ नर्स की ये गलतफहमी कि बच्चा उनका बेटा है, इशिता को नजरें झुकाने पर मजबूर कर गई। जबकि तविश आंखों में मोहब्बत और एक अनकही खुशी लिए सब कुछ महसूस कर रहा था। उसका सर दर्द भी काफी हद तक कम हो चुका था। आप दोनों कपल बहुत ही खूबसूरत हैं सर, और आपका बेटा भी बहुत ज्यादा प्यारा है। लगता है आप दोनों से इसने अपने नैन नक चुराए हैं। नर्स जरूरत से ज्यादा ही बातूनी थी। कागज पर कुछ लिखते हुए लगातार बोलती जा रही थी। इशिता ने नाक सिकुड़ते कुछ कहना चाहा, मगर तविश बड़ी खुशी से नर्स का धन्यवाद करने लगा। तो इशिता ने उसे घूरा और तविश ने जवाब में मुस्कुराहट उसकी ओर उछाल दी। इशिता बच्चे को लेकर जल्दी से वहां से निकली, तो तविश भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। कुछ ही मिनटों में उसके साथ कदम मिलाकर चलने लगा। उसने कनखियों से इशिता और बच्चे को अपने साथ चलते हुए देखा तो उसे वह मंजर बेहद प्यारा सा लगा। उसके दिल और दिमाग में एक अजीब सी खुशी और गुदगुदी उतरती चली गई। गाड़ी में बैठते ही इशिता गुस्से में बोली, आपने नर्स की गलतफहमी दूर क्यों नहीं की। तविश ने उसके चेहरे की तरफ बिना देखे गाड़ी स्टार्ट की और आगे बढ़ाते हुए धीमे स्वर में कहा, हर गलतफहमी तुरंत दूर कर देना जरूरी नहीं होता। कुछ ख्वाब अगर पल भर के लिए सच लगे तो उन्हें जी लेने में क्या बुराई है। और उसकी आवाज में छिपी नरमी ने इशिता के दिल में एक अनचाही हलचल पैदा कर दी। कैसी गलतफहमी, तुम मेरी पत्नी नहीं हो क्या। तभी ने बड़े इत्मीनान से कहा तो इशिता को जैसे दांतों तले उंगली दबानी पड़ गई। फिलहाल आर्यन हमारा बेटा नहीं बल्कि भतीजा है, मगर कोई बात नहीं, भविष्य में हमारा अपना बेटा और बेटी तो होंगे ही ना। तो क्या गलत हुआ। तभी इसकी ये बेबाकी इशिता को शर्म से लाल कर गई। आपको शर्म नहीं आ रही मुझसे ऐसी बातें करते हुए। इशिता चाहकर भी अपनी आवाज में उतना गुस्सा शामिल नहीं कर सकी, क्योंकि दिल तो तवीज के इन शब्दों पर एक अलग ही दुनिया में धड़कने लगा था। बिल्कुल नहीं, पत्नी से कैसी शर्म। तवीज ने जैसे उसे परखने का इरादा कर लिया हो। पत्नी नहीं हूं मैं आपकी, समझे आप। इशिता ऊंची आवाज में बोली तो तवीज ने जैसे उसकी बात समझते हुए हामी भरी, और एक पल को इशिता को सुकून मिला। मगर अगले ही पल तविश के मुंह से निकले शब्दों ने उसे फिर से बेचैन कर दिया था। हाँ, जानता हूँ हमारी शादी जिन हालात में हुई है, उस वक्त मैं तुम्हें पसंद नहीं करता था। शायद मैं हालात में बह गया था। मगर तुम यकीन मानो, अब मुझे अपनी पत्नी की बहुत चाहत हो रही है और तुम्हारे सिवा दुनिया में मुझे कोई दिखता ही नहीं। मगर बेफिक्र रहो, मैं बहुत जल्द तुम्हारी विदाई करवाने का इंतजाम कर रहा हूँ। फिर तुम्हें तुम्हारे अपने कमरे तक लाऊंगा और तब अपने किए की माफी मैं अपने तरीके से मांगूंगा। तब इसने बड़ी सहजता से अपना इरादा जाहिर कर दिया। ऐसा कुछ नहीं होगा, मुझे नहीं करवानी कोई विदाई। इशिता ने अपने दिल की तेज धड़कनों को काबू में करते हुए साफ मना कर दिया। तभी तभी ने गाड़ी को सड़क किनारे पर लाकर ब्रेक लगाया और पूरा चेहरा उसकी तरफ मोड़ दिया। इशिता सहम सी गई। उसकी गोद में सोया आर्यन सुकून से सांस ले रहा था। इतनी जल्दी माफ नहीं करना तो मत करो, मैं बार बार माफी मांगने को तैयार हूँ, मगर प्लीज मेरी मोहब्बत पर शक मत करो। हाँ, मैं खुद गर्ज बन गया था। मैंने तुम्हारे जज्बातों की कद्र नहीं की, तुम्हें ठुकराया, तुम्हारी बेइज्जती की। मगर इन 7 सालों ने मुझे सिखा दिया कि इंसान जब किसी अपने को खोने लगता है तभी उसकी अहमियत समझ आती है, और मैं तुम्हें फिर से खोना नहीं चाहता। तब इसकी आवाज में पहली बार वह टूटन साफ सुनाई दे रही थी, जिसे वह अब तक छुपाता आया था। कैसी गलतफहमी है, तुम मेरी पत्नी नहीं हो क्या। तभी इसने बड़े इत्मीनान से कहा तो इशिता को जैसे दांतों तले उंगली दबानी पड़ गई। फिलहाल आर्यन हमारा बेटा नहीं बल्कि भतीजा है, मगर कोई बात नहीं, भविष्य में हमारा अपना बेटा और बेटी तो होंगे ही ना। तो फिर क्या गलत हुआ। तभी इसके बाकी शब्दों ने इशिता को शर्म से लाल कर दिया था। आपको शर्म नहीं आ रही मुझसे ऐसी बातें करते हुए। इशिता चाहकर भी अपनी आवाज में घुसा हुआ कंपन छिपा नहीं सकी थी। इतनी जल्दी माफ नहीं करना तो मत करो, मैं बार बार माफी मांगने को तैयार हूँ, मगर प्लीज मेरी मोहब्बत पर शक मत करो।
हाँ, मैं खुदगर्ज बन गया था, पर मैं अपनी गलती सुधारने के लिए तैयार हूँ। दादा के साथ घर के सब लोग हम पर नज़र लगाए बैठे हैं, बस एक मौका दो, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा। बीते हुए कल की सारी यादें तुम्हारे दिमाग से मिटा तो नहीं सकता, मगर आगे इतनी खुशियों के पल तुम्हारी ज़िंदगी में भर दूँगा, वे सब धुंधले पड़ जाएँगे। तब इस बड़े सुकून से इशिता को मना रहा था, जैसे आज उसे मनाकर ही दम लेगा। इशिता ने बिना झुके उसकी आँखों में मौजूद सच्चाई को पढ़ने की कोशिश की। हमारा बचपन भी तुम्हारे सामने बीता है। ऐसी सूरत में शायद मेरा व्यवहार इतना बुरा भी नहीं था। तब इसने अपने अधिकार में सफाई पेश की। इशिता ने गहरी सांस ली। मेरा भाई तो तुमसे काफ़ी बड़ा था। एक आप ही थे जो मुझे समझते थे। मगर आपको भी हमेशा मुझसे बड़ा बनने का शौक चढ़ा रहता था। बस इसलिए आपको खुद की तरह ध्यान दिलाने के लिए मैं लड़ाई झगड़ा मोल लेती रहती थी। इशिता ने भी अपने दिल का गुब्बार साफ किया, तो तभी इसके होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। तो अब विदाई के लिए हाँ कर दो ना, ताकि मेरा ध्यान सिर्फ तुम पर हो सके, और फिर शादी के बाद बाकी लड़ाई झगड़ा चालू रखना। मैं बुरा नहीं मानूंगा, क्योंकि दिल का एक कोना उन शरारती यादों को याद कर आज भी हल्का सा उदास हो जाता है। तविश ने पहले शरारत से उसे छेड़ा और फिर आखिर में उदासी भरे स्वर में कहा, तो इशिता के लिए कुछ कहना मुश्किल हो गया। गाड़ी चलाइए ना, घर में सब मेरे बिना परेशान हो रहे होंगे। किसी साफ हाँ या ना के बिना इशिता की बदलती आवाज़ से तविश उसकी रजामंदी समझ गया। मुस्कुराते हुए गाड़ी आगे बढ़ा दी। भगवान का बहुत धन्यवाद करता हूँ। घर पहुंचकर इशिता की गाड़ी से उतरते ही तविश ने धीमे से कहा, तो वह जवाब में मुस्कुराती हुई उसे देखती घर के भीतर चली गई। तविश भी सुकून से उसके पीछे आ गया। तविश ने पूछा, आखिर ये चोट कैसे लगी थी? तो वो मुस्कुराकर बोली कि मेरे कमरे में ये भागते भागते उसने टीवी का रिमोट उठाकर टीवी पर दे मारा। मैं उसके पीछे भाग रही थी, तभी वह दरवाजे से टकराकर वापस टीवी पैनल पर गिर गया। उसका सिर टीवी पैनल से टकराकर कट गया। मैं घबरा गई थी, इसलिए उसे लेकर तुरंत अस्पताल जाने लगी। मैं घर वालों को नहीं बताना चाहती थी, क्योंकि वो मेरे कमरे में था और मुझे बहुत दुख हुआ। ये बहुत ज़्यादा शरारती हो गया है। जब मन करता है इधर-उधर भागने लगता है, तभी तभी झटके से आगे बढ़ा और अपनी पत्नी को बाहों में भरकर उसके होठों पर गहरा चुंबन जड़ दिया। और ये सब कुछ तविश की माँ राजेश्वरी ने अपनी आंखों से देख लिया। राजेश्वरी बहुत खुश थी और मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि आखिरकार इन दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए सच्ची मोहब्बत जाग ही गई। वह चुंबन इतना लंबा था कि सीता कोई आनाकानी नहीं कर पाई। वह अपने दिल की बेकाबू धड़कनों को ही नहीं संभाल पा रही थी। उसके गाल और होंठ बुरी तरह लाल हो गए थे। लगभग आधा घंटा वे दोनों एक दूसरे में खोए रहे और छोटा रोहन चुपके से भागकर अपने मम्मी पापा के पास कमरे में चला गया। राजेश्वरी भी उन्हें इस तरह एक दूसरे में डूबा देखकर अपने कमरे में चली गई और भगवान का शुक्रिया अदा करने लगी। वीर साहब और जानकी देवी की दुआएं आखिरकार रंग ले आई और घर का ये रिश्ता सच्चे अर्थों में जुड़ गया। अगले ही दिन घर में उन दोनों की विदाई की बातें होने लगी, क्योंकि अब उनका अलग अलग रहना सबको असंभव सा लगने लगा था। कुछ करीबी रिश्तेदारों को बुलाकर सादगी से उनकी विदाई कर दी गई। इशिता की आंखों में हल्की नमी थी, मगर दिल में अपनापन और विश्वास भरा हुआ था। तब इसने सबके सामने उसका हाथ थामकर ये वादा किया कि अब उसकी ज़िंदगी में सिर्फ खुशियाँ होंगी। इस तरह वे दोनों एक दूसरे के दिल में पूरी तरह समा गए और बीती सारी करवाहटों को पीछे छोड़कर अब एक दूसरे के लिए जीना सीख गए। जहाँ अहंकार की जगह समझने ले ली और दूरी की जगह प्रेम ने, और उनका नया जीवन विश्वास, अपनापन और सच्ची मोहब्बत की नींव पर आगे बढ़ने लगा। और तविश ने अपनी पत्नी को अपने सीने से लगाए बहुत धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में विश्वास दिलाया। अब वह उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, चाहे हालात कैसे भी क्यों ना हो। उसने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, इन 7 वर्षों का हर दिन उसने विदेश में रहकर सिर्फ एक बोझ की तरह जिया है। कनाडा की चमकती सड़कें, ऊंची इमारतों और भागती जिंदगी के बीच उसे सुकून कहीं नहीं मिला, क्योंकि उसका सुकून तो उसे दूर उसी के पास रह गया था। उसने बताया कि वहाँ की कई लड़कियाँ उससे बात करने की कोशिश करती थीं, उससे दोस्ती बढ़ाना चाहती थी। कोई उसकी तारीफों के पुल बांधती, तो कोई उसके साथ वक्त बिताने के बहाने ढूंढती, मगर हर चेहरे में वह अनजाने ही अपनी पत्नी की झलक तलाश करता रहा। उसे एहसास ही नहीं हुआ कब उसके भीतर इशिता की याद एक आदत से बढ़कर जरूरत बन गई। उसने स्वीकार किया कि उसकी एक सहकर्मी मारिया उससे बेहद प्रभावित थी। मारिया ने कई बार उसे अपने दिल की बात कहनी चाहिए,
यहाँ तक कि शादी का प्रस्ताव भी रखा, लेकिन हर बार तविस ने साफ शब्दों में उसे बताया वह शादीशुदा है और अपनी पत्नी से सच्चा प्रेम करता है। उसने कहा कि मारिया को जब ये पता चला कि उसके संस्कार, उसका वचन उसके लिए किसी भी आकर्षण से कहीं अधिक मायने रखते हैं, तो उसने खुद पीछे हटकर उसकी भावनाओं का सम्मान किया। तब इसने गहरी सांस लेते हुए कहा, उसने कभी किसी को वो जगह नहीं दी जो उसकी पत्नी की थी, क्योंकि वह जगह उसके दिल में सिर्फ एक ही इंसान के लिए बनी थी। उसने माना कि शुरुआत में वह अहंकार और गलतफहमी में उससे दूर चला गया था, मगर दूरी ने ही उसे ये सिखाया कि उसकी असली पहचान, उसका घर, उसका अपनापन, सब कुछ उसकी पत्नी से ही जुड़ा है। उसने कहा कि वह हिंदुस्तान इसलिए लौटा है क्योंकि अब वह और भागना नहीं चाहता। वह अपने रिश्ते को अधूरा छोड़कर जी नहीं सकता। वह उसे मनाने, उसे माफ़ी मांगने और उसे अपने साथ कनाडा ले जाने के लिए लौटा है, ताकि अब वह अपनी हर सुबह, हर शाम उसी के साथ बाँट सके। उसने उसके हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, इन 7 सालों में उसने दुनिया देखी, मगर दिल को चैन कहीं न मिला, क्योंकि उसका दिल तो उसी के पास था। उसने वादा किया कि अब उसके जीवन में कोई दूरी, कोई शक, कोई अधूरापन नहीं रहेगा और वह हर पल उसे ये एहसास दिलाता रहेगा कि उसके सिवा उसकी दुनिया में कोई नहीं, ना कभी था, ना कभी होगा। और मेरी वीडियो आप लोग जहाँ कहीं से भी देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम ज़रूर बताएं। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और मैं उन सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें।